तो देखो, चैप्टर 6 के हमने ये 2 पार्ट कर लिए थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये 3 टॉपिक्स ही करने हैं हमको। तो और अभ्युत्थान, ये लास्ट वाला टॉपिक है, ये करना है। इमरजेंसी और ये सब इजी है, फालतू की बकवास कर रखी है। इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो ये जयप्रकाश नारायण और रेवोल्यूशन क्या दे रखा है इसके अंदर। जयप्रकाश नारायण का जन्म, देखो पहली बात तो फालतू है, एग्जाम में इनसे मेरे ख्याल से इनमें से कोई सा एक अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से तो नहीं आने वाला है। बाकी फिर भी आपको करना है, फिर भी आपको इसको करना है। तो जयप्रकाश नारायण जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। आप मेरी साउंड को फॉलो करोगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स जल्दी जल्दी में लिखा है मैंने, तो क्या पता मिस्टेक हो, साउंड को फॉलो करोगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और समाज सेवी। विचारधारा इनकी मार्क्सवादी थी, और ये 1922 में चले गए थे यूएस से। 1929 में वापस आए थे। नेहरू जी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी दी थी और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी दी थी, ठीक है। इन्हें जेल भी हुई थी। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इतना ही याद रखना है बस। डेट ऑफ बर्थ, ये तो सभी हैं, जितनों के नाम लूंगा सबको लिख सकते हो आप। सेनानी है, राजनेता है, स्वयंसेवी सेवक है, ये तो सब में कॉमन है, ये तो सारे ही है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो राजनेता भी होगा, सेनानी भी होगा और स्वयं समाज सेवी भी होगा। विचारधारा इसकी मार्क्सवादी है ना, मार्क्सवादी। जयप्रकाश नारायण, नारायण मार्क्सवादी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी, नाम से पता चल रहा है कि वैसा नेता है और ये मार्क्सवादी है, ठीक है। 1929 में अमेरिका चला गया था, वहां से फिर वापिस आया। वापिस आने के बाद इसने कांग्रेस ज्वाइन करी नेहरू जी के कहने पर, और फिर उनके साथ जेल भी गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी विचारधारा, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब कॉमन फैक्टर है। पहला टॉपिक क्या हमें क्या याद रहना चाहिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 अक्टूबर 11-10-2। देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है ना, और अक्टूबर आता है 10वें महीने में। तो 10-2 इतना याद रहेगा, 10 से 1 बढ़ा देना 11, बात खत्म। 10-11-11-10-2, ठीक है। 11 तारीख 10वां महीना 1902, बात खत्म। 2 ऐसे लिखते हैं ना हम, तो बस आगे तो 1900 है ना। 2 तो ऐसे लिखते हैं ना, तो 11 तारीख 10वां महीना 1902, जयप्रकाश नारायण। और फिर पहला जन्म आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में इसकी विचारधारा, विचारधारा थी मार्क्सवादी, है ना। विचारधारा क्या थी इसकी? मार्क्सवादी, है ना। क्योंकि 11 और 2 बनते हैं 13, 13 से होता है एम, एम यानी मार्क्सवादी। 13 से और भी होता है कुछ, एम यानी मार्क्सवादी, ठीक है। अब यूएसए चला गया था 1922 में। अब यूएसए से वापस आया, फिर इसने, नेहरू जी ने इनको बोला कि भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लो। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और गांधी जी के साथ मिलकर के इन्होंने सवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ लड़ाइयां की। बाद में फिर आचार्य नरेंद्र और जेपी के साथ मिलकर के इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। इतना ही आपको याद रखना है। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5, और आपके ये 6 7, ठीक है। अगर और सुनो, और अगर ये बड़े नंबर में आता है, वैसे तो 6 नंबर के क्वेश्चन आ नहीं रहे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया होगा, मुझे बताएंगे आपकी 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर 6 नंबर में आता है तो थोड़ी सी मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि भाई ये जो है ना, यूएस से गया, 1940 के दशक में वापिस आया भारत में। भारत में आने के बाद भी ये बहुत टाइम तक, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ, मगर शामिल हुआ भी। क्यों? क्योंकि 1929 में देखो, ये जो है ना, ये जो है जयप्रकाश नारायण, इसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। बदलाव कैसे आए? पहले मार्क्सवादी था, फिर गांधीवादी हो गया, फिर विनोबा भावे से मिला ये। तो ये ना, ये जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण ये छोटा सा नहीं है। इसको हम इतने कॉन्सेप्ट्स में कर देंगे कि आपको अपने आप रट जाएगा। यहां तक इतने पॉइंट याद हुए? जन्म मार्क्सवादी, तीसरा पॉइंट यही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था, राजनेता था, स्वयंसेवी संगठन, बकवास जो पॉइंट है, ठीक है, बकवास। फिर उसके बाद यूएसए चला गया ये, थर्ड पॉइंट। अमेरिका तो याद रहेगा, यूएस चला गया। यूएसए कब? 22 में चला गया, 1922 में चला गया। 2 है, डबल कर देना, 22 में चला गया। 1929 नेहरू जी के कहने पर वापिस है। 1929 में आते के साथ इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गया गांधी जी के साथ, जेल चला गया। आज फिर वापिस आया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी के साथ रहा। फिर बाद में ये अलग हो गया, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया। इसने एक नई पार्टी बना दी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी बना दी। और किसके साथ मिलकर के? आचार्य नरेंद्र के साथ मिलकर के। ये इसकी लाइफ का पहला स्टेज था।
इसकी लाइफ के 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज है? जयप्रकाश नारायण का आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लिखना, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सेकंड स्टेज पढ़ते हैं, गांधीवादी। देखो गांधीवादी के अंदर कुछ नहीं है, हमने देखा यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, यानी गांधीवादी विचारधारा से ही प्रभावित थे ये। तो आप अपने आप ही एक पॉइंट लिख सकते हो कि जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी के साथ साथ गांधीवादी भी थी, क्योंकि उन्होंने समय समय पर गांधी जी के साथ आंदोलन किए, उनके साथ जेल की यात्रा भी की ना, देखा ना, यहां जेल गए। मार्क्सवादी था पहला चरण, चाहो तो आप ऐसे तो मार्क्सवादी के अंदर इतना लिख सकते हो। फिर गांधीवादी के अंदर यहां से ये पॉइंट छोड़ दोगे और भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दोगे, इसको उठा करके उन दोनों में लिख दोगे, स्टोरी बना दो पूरी कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ, पहले में लिखोगे मार्क्सवादी, दूसरे में आ जाओगे, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दोगे, बस भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन यहां से हटा दोगे, नीचे लिखोगे गांधीवादी। यहां पर क्या लिख दोगे? गांधीवादी। गांधीवादी विचारधारा, अब लिखोगे आगे जयप्रकाश नारायण जो थे वो गांधीवादी विचारधारा से भी बहुत ज्यादा प्रेरित थे। मार्क्सवादी के बाद दूसरी विचारधारा जो इनके मन में थी वो गांधीवादी थी। इससे इसका पता हमें निम्नलिखित तर्कों से मिलता है। पहला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी भागीदारी देते वक्त उन्हें जेल भी जाना पड़ा, वो जेल भी गए महात्मा गांधी के साथ। दूसरा तथ्य जिससे हमें पता चलता है कि वो गांधीवादी से प्रभावित थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी। उन्हें जेल ले जाया गया 1943 में, मगर वो वहां से भाग गए। 40 दशक में जेल में पकड़ने की कोशिश की थी, मगर ये भाग गए थे, फिर दोबारा इन्हें पकड़ा लिया था, जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इन सभी कारणों से मिलता है कि उनकी लाइफ में गांधीवादी विचारधारा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। साउंड को फॉलो करना, समझ लेना, लिखने की जरूरत ही क्या है ना। इस वीडियो को जब मन करे देखना, गांधीवादी मार्क्सवादी अपने आप मार्क्सवादी, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, सारा मार्क्सवादी हो गया। इन दोनों पॉइंट को गांधीवादी के साथ ज्वाइंट कर दो, निम्नलिखित तर्कों से पता चलता है कि वो मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा से ही प्रभावित थे, जो हमें पता चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जब उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर के वो आंदोलन किया और साथ ही साथ उनके जेल भी गए। दूसरा तथ्य जिससे पता चलता है कि हमें ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, अब इनका तीसरा स्टेज विनोबा भावे, ये एक समाज सेवी हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। लाइफ का तीसरा स्टेज है इनका। लाइफ का तीसरा स्टेज हमें जयप्रकाश नारायण क्लियर करना है, बात खत्म, जयप्रकाश नारायण क्लियर करते हैं। विनोबा भावे, भूमिदान आंदोलन, ये जो है विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, सौर्योदय, इतना याद रखना है, ये तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है। सौर्योदय आंदोलन क्या था? अरे कुछ नहीं था सौर्योदय आंदोलन, भूमिदान। भैया ये लोग थे, ये चाहते थे कि किसान लोग, छोटे किसान लोग आगे बढ़े, ये लोग किसानों के पास गए, उनसे, किसानों के पास नहीं, बड़े किसानों के पास, भूस्वामियों के पास, जमींदारों के पास, साहूकारों के पास, जिनके पास ज्यादा भूमि होती है, उनके पास गए, भैया ऐसा करो भूमि दे दो। क्या करेंगे भैया? अचार नहीं डालेंगे, छोटे किसानों को देंगे, भूमि दे दो। भूमिदान सर्वोदय सभी का विकास, छोटे किसानों का विकास, मिलकर के आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है, जमीन दान मांगा, गांव गांव जाकर के ये मांगा। इनके साथ साथ गांधी भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे। तो ये था स्टोरी। सर्वोदय आंदोलन कुछ नहीं है, भूमिदान है, विनोबा भावे ने चलाया था, जयप्रकाश नारायण उनके साथ थे, गांधी जी भी उनके साथ थे। तो ये समाज सेवी थे, तो समाज सेवी भी हैं एक तरीके से, सेनानी भी तो है ही है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में, अब देखो सेनानी कैसे बने, ले लिया ना भारत छोड़ो आंदोलन में पार्ट, ले लिया ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्ट। राजनेता कैसे बने? पॉलिटिक्स से जुड़े पड़े हैं। जयप्रकाश नारायण भी नेतृत्व करेंगे कि बच्चों का, हमने पढ़ा ना फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का साथ दिया और शर्तें भी रख के, वो भी। उसके बाद समाज सेवी यहां से दिखते हैं हमें, समाज सेवी ये रहे, कर दिया इन्होंने, भूमि दान लिया किसानों के लिए, और दिखा ये बड़े किसानों ने भूमि दान करी, यूपी बिहार में दिखा ये, और उन्होंने ये भूमि लेकर के छोटे किसानों को दे दी। तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज है संपूर्ण क्रांति। क्रांति मतलब रेवोल्यूशन मतलब आंदोलन। भैया जो जयप्रकाश नारायण इंदिरा को इंदू बेटी कहकर बुलाते थे, अब वो उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन क्यों चलाएंगे? बात खत्म हो गया, यहां तक हमारा इतना ही था, बस ये इतना ही करना था, जितना भी बताया ना। इसके बाद तो चुटकी का खेल है। क्या है खेल? देखो, छात्र आंदोलन चलाया गया, ये सारे कारण दिख रहे हैं, ये सारे कारण दिख रहे हैं आपको, बस बात खत्म। इतना आपातकाल वाले चैप्टर पढ़ लिया था ना, इतना, यही तो है कारण सारे के सारे। ये देखो रेवोल्यूशन है ना, जेपी की बायो ये रही आपकी, है ना, 4 भागों में बटा हुआ था, है ना। मार्क्सवादी में इतना लिखोगे, गांधीवादी बता दिया, विनोबा भावे वाला ये रहा, और संपूर्ण क्रांति ये रही। संपूर्ण क्रांति में क्या बताना है? बायो बतानी है इसकी, बायो नहीं, सीधा कारण। क्या कारण थे जो इन्होंने क्रांति करी, रेवोल्यूशन करा, इंदिरा के पीछे क्यों पड़ गए? ये समस्या, सपोर्ट क्या, यानी ये रे कारण सारे के सारे।
इंदिरा गरीब हटाओ का नारा काम नहीं, औद्योगिक दर विकास कमी हो गई, बांग्लादेश संकट आ गया, अमेरिका ने मदद देना बंद कर दी, छात्रों आंदोलन चलने लगे, न्यायपालिका संघर्ष हुआ, रेल हड़ताल हुई। ये सभी कारण है कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया, इंदिरा के खिलाफ रेवोल्यूशन की। गुजरात बिहार आंदोलन कुछ नहीं है, जयप्रकाश नारायण का, बात खत्म। वही पुरानी बकवास, बस नया तरीका दे दिया इसको, कुछ नहीं है पुराने ये सब। ये रहा छात्र आंदोलन, यहां से उठा करके यहां तक लिख देना, हो गया छात्र आंदोलन। किस प्रकार इसका, ये रही संपूर्ण क्रांति, यही था ना, संपूर्ण क्रांति था ना इसका नाम, टोटल रेवोल्यूशन, ये रही संपूर्ण क्रांति, यही नाम दे दिया इसका। यही कंडीशंस कि भाई तब करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, किसी को मार काट नहीं करेंगे, और ये राष्ट्रव्यापी होगा, यूपी बिहार से ना रह करके पूरे भारत में फैलेगा आंदोलन। बस इतना कह दिया इन्होंने, छात्र आंदोलन यही हो गया आपका जयप्रकाश नारायण का चौथा फेज लाइफ का, संपूर्ण क्रांति चौथा फेज। ये रहा, ये कह दिया इसको, जयप्रकाश नारायण क्लियर है, ये रहा, ये चलाया। अब आ गया हमारा राम मनोहर लोहिया, तो गुजरात में चलाया था, कांग्रेस यहां पर जीती हुई थी और यहीं पर आंदोलन चलाया। कारण ये थे, आर्थिक कारण ये थे, ये रहे सारे कारण। आर्थिक कारण ये है ना, ये देखो लिखा हुआ है आर्थिक समस्या। क्यों लिखा हुआ है, कुछ अलग है ही नहीं, पुराना ही गा रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, न्यू ऐड कर दिया, न्यू ऐड कर दिया, कुछ नहीं करा ऐड, देख लिया मैंने क्या ऐड किया है, बस इनकी बायो ऐड कर दी है, ये बायो नहीं। तो 4 फेज दिखा दिए, पहला फेज मार्क्सवादी विचारधारा अपना ली, यूएसए चले गए, वापिस आ गए, नेहरू जी के कहने पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मार्क्सवादी हो गया। कुछ टाइम बाद गांधीवादी बना दिया इनको, सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लिया, भारत छोड़ो आंदोलन ले लिया, गांधी से प्रभावित हो गए, गांधीवादी विचारधारा हो गए। अब ये दोनों हो गए राजनेता और वो बन गए स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद आ गए यहाँ पर भाई, अब ये तो समाज सेवी भी है, विनोबा भावे के साथ मिल गए, भूमिदान आंदोलन में जुड़ गए, चलो भूमि मांगो किसानों से, बड़े किसानों से, लो भाई। तीसरा फेज आ गया संपूर्ण क्रांति, लंका लगा दी, छात्र आंदोलन चला दिया बिहार के अंदर, छात्रों ने आंदोलन चला ही रखा था, आंदोलन चलाने के साथ साथ ये भी मिल गए, ये लो जी, यहां से यहां तक इसका चौथा फेज है, यहां से यहां तक लिखोगे, ये आंदोलन है, कारण इसके ये रहे कारण, ये सारे कारण है, लिख लेना, ये कारण है। देखो चौथा फेज रेवोल्यूशन, अगर पूछे तो रेवोल्यूशन में आर्थिक कारण ये लिखोगे, और फिर उसके बाद ये रहे क्या हुआ उसके अंदर, ये रहा छात्र आंदोलन चलाया गया, नेतृत्व किया इन्होंने, ये रहा नेतृत्व इनका, आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं है जयप्रकाश नारायण, बकवास टॉपिक है, नया बस हल्का सा इसकी बायो जोड़ दी तो नया सिलेबस हो गया ये। आते हैं आगे, राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा, समानता के ऊपर बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया के नाम से पता चल रहा है कि भैया ये तो है समाजवादी गांधीवादी विचारधारा, छोटे लोगों की बात करेंगे, गरीब लोगों की बात करेंगे, पूंजीवाद का विरोध करेंगे, साम्यवाद का विरोध करेंगे। RML राम मनोहर लोहिया, जन्म 23 मार्च 1910, 13 में 1 बढ़ा दो 23 हो गया, वही 12 अक्टूबर 1967, अक्टूबर ही है, कॉमन चीज ये है, अक्टूबर है 67, 1967। अब 67 में क्या हुआ था भैया, 67 में देखो 65 में युद्ध हुआ था, 65 में युद्ध हुआ था, उसके 2 साल बाद, क्योंकि गांधी अक्टूबर 2 जयंती 2 आगे बढ़ गया तो ये बन जाएगा। विचारधारा समाजवादी गांधीवादी दोनों ही थी, समाजवादी इसलिए थी क्योंकि ये छोटे तबकों की बात करते थे, गांधीवादी इसलिए थी कि गांधी के साथ सारे आंदोलनों में भागीदारी दी। इनका मानना है कि लोकतंत्र सदा ही समाजवाद, यानी लोकतंत्र के साथ समाजवाद, ये कहते थे लोकतंत्र है ठीक है मगर इसके साथ समाजवाद जोड़ दो, समाजवाद जोड़ दो, क्या बन जाएगा, लोकतंत्र समाजवाद, इनका मानना था। इन्होंने बोला कि इन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध किया। देखो थे समाजवाद, साम्यवाद का विरोध, समाजवाद साम्यवाद अलग अलग है, कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे चल जाएगा पता, साम्यवाद समाजवाद में क्या डिफरेंस है, तब भी ना समझ में आया तो बता देना, मैं बता दूंगा। इन्होंने पूंजीवाद समाजवाद दोनों का विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। तो आर्थिक उद्देश्य इन्होंने देखो, इन्होंने बोला कि समाज में लोगों का कल्याण करने के लिए 2 मॉडल दिए इन्होंने। आर्थिक उद्देश्य में भोजन और शरण, यानी कि सबसे पहले खाना मिलना चाहिए लोगों को और फिर शरण मिलनी, जगह मिलनी चाहिए। गैर आर्थिक में बोला लोकतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि समाजवाद होना चाहिए, और लोकतांत्रिक समाजवाद है क्या, इन्होंने बोला ना लोकतांत्रिक समाजवाद, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है क्या, वो ये है इनका लोकतांत्रिक समाजवाद, ये है आर्थिक उद्देश्य भोजन और शरण, सबको घर हो, सबके पास भोजन हो, और दूसरा गैर आर्थिक में लोकतंत्र और स्वतंत्रता हो, ये इनका लोकतांत्रिक समाजवाद है। राम मनोहर लोहिया इज ओवर, खत्म हो गया, राम मनोहर लोहिया खत्म हो गया, इतना ही था। ये पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है हल्का, राम मनोहर लोहिया इतना ही, समाजवाद जन्म
समाजवाद गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भागीदारी दी, छुप कर दी, नीचे से सपोर्ट किया, खुलेआम नहीं किया, सबके सामने नीचे सपोर्ट किया। ठीक है, इनका मानना था कि लोकतंत्र के साथ समाजवाद भी चलना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलाकर हो जाएंगे लोकतंत्र समाजवाद। इसको उठाकर ऊपर लिख देना। आर्थिक उद्देश्य में लोकतंत्र समाजवाद की स्थापना कब होगी? इन्होंने कहा जब आर्थिक उद्देश्य भोजन और शरण सभी व्यक्तियों को मिलेंगे और गैर आर्थिक उद्देश्य लोकतंत्र और स्वतंत्रता हर किसी को मिलेगी, तब होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। बात खत्म। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं आएगा इसमें से। और आ भी गया ना तो एक आधा, या तो राम मनोहर लोहिया आएगा, जयप्रकाश नारायण आएगा, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलो देख लेते हैं, अब नया सिलेबस है, क्या पता उठ भी जाए एक क्वेश्चन यहां से। तीनों में से एक थिंकर तो आने वाला है, एक आएगा इनमें से, जहां तक मुझे लग रहा है आएगा, एक आएगा, कौन सा आएगा अब देखते हैं क्या आता है। पिछली बार राम मनोहर लोहिया आया था, पिछली बार भी ये टॉपिक ऐड थे, मगर इस तरह नहीं थे जिस तरह इस बार दिए। पिछली बार नॉर्मल एक एक पेज के पकड़ा दिए थे इनको, प्रिंट आउट करवा करके, वही मैंने इनको समझा दिया था। बाकी राम मनोहर लोहिया RML। आप चाहो ना इसको बड़ा करना चाहो तो आर्थिक उद्देश्य को बड़ा करके लिख सकते हो। आर्थिक उद्देश्य इधर लिखोगे, इक्वल डाल करके क्या लिखोगे? सबसे पहले भोजन। एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। राम मनोहर लोहिया ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। अगला पॉइंट अगर बड़े नंबर में आए तो माइंड चलाना, फालतू बकवास नहीं, माइंड माइंड। ठीक है, उसके बाद शरण। इन्होंने बोला कि एक समाज के आर्थिक विकास के लिए, लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए इन्हें शरण चाहिए, इन्हें घर दो, घर में रखो, है ना, सुरक्षित रहेंगे, देश के कल्याण में भागीदारी देंगे। राम मनोहर लोहिया के अनुसार गैर आर्थिक विकास क्या होता है? राम मनोहर लोहिया के अनुसार गैर आर्थिक विकास एक लोकतंत्र पद्धति के अनुसार ही हो सकता है, जहां पे लोगों का तंत्र हो, लोगों का शासन हो, लोग मिलकर के काम करें, लोग आगे बढ़ें, लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता हो राजनीति में भागीदारी देने की। लिख सकते हो इक्वल डाल के, जैसे आर्थिक डाला यहां पर, तो चार चार लाइन का बन गया बड़ा क्वेश्चन अपने आप ही। स्वतंत्रता, एक समाज के सभी व्यक्तियों को समाजवादी लोकतंत्र को कायम करने के लिए इन्होंने कहा कि क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। समाज के सभी वर्ग को वो सभी कार्य करने की छूट होनी चाहिए जिससे उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास हो। अरे वही पुरानी पॉलिटिकल का गाना गाना है, वही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। अरे 11 से रटते आ रहे हो, पॉइंट को इलेबोरेट करना सीख, मतलब माइंड गेम है, सब बकवास, सिर्फ दिमाग लगाना है हल्का सा। क्या था? यही था ना। अब मैंने इसको नया फ्लो दे दिया। आर्थिक उद्देश्य लिख करके पहला पॉइंट भोजन लिख दो। राम मनोहर लोहिया के अनुसार जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो कब कायम होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, वो मिलेगी तब। मेरे साउंड को फॉलो करना प्लीज, कुछ नहीं है, बकवास है सब ये, बस दिमाग पे रखना है, अपने आप बनाओगे। क्या है ये भोजन, शरण, आर्थिक उद्देश्य? ये आर्थिक पैसे से रिलेटेड नहीं है क्या? घर पैसे से रिलेटेड नहीं है, खाना पैसे से रिलेटेड नहीं है? पता नहीं रहेगा, ये याद रहेगा। गैर आर्थिक, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, कितनी बार रटोगे लोकतंत्र स्वतंत्रता? क्या इसको याद करने की जरूरत है? माइंड में रहेगा तो अपने आप आ जाएगा, बात खत्म। गैर आर्थिक रहने के लिए अब शरण दे दिया भाई। राम मनोहर लोहिया के अनुसार उन्होंने कहा समाजवाद, लोकतंत्र समाजवाद की स्थापना करने के लिए शरण लोगों को उनके घर चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके और अपनी पूर्णतः भागीदारी दे सके भारतीय राजनीति में। वही गैर आर्थिक, लोकतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर समाजवाद, लोकतंत्र समाजवाद स्थापना करना है तो लोगों को लोकतंत्र की पद्धति से चलाना चाहिए ताकि सभी लोग स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में, यानी लोगों के तंत्र में भागीदारी दे सकें। उसके बाद स्वतंत्रता बोल दी। समाज के सभी वर्गों को अगर लोकतंत्र समाजवाद लाना है तो उनको सभी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, राजनीति में आने का मौका दिया जाना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को एक बराबर से देखा जाना चाहिए। बना के लिखना है, वही गाना गाने हैं जो बहुत पहले से गाते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण में क्लियर, राम मनोहर लोहिया क्लियर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद का सिद्धांत। मानवतावाद, ह्यूमैनिटी आ गया भैया। ह्यूमैनिटी क्या कहेगा? ह्यूमैनिटी में क्या कहेगा? ह्यूमैनिटी है, मानवतावाद है, बस करेगा छोटे गरीब लोगों की बात, थोड़ा सा मार्क्सवादी, थोड़ा पूंजीवादी को कोसेगा, बात खत्म। कुछ नहीं है इनके बस की, बकवास कर सकते हैं बस ये। समाजवाद, मानवतावाद, दीनदयाल उपाध्याय बहुत छोटा है, इसमें बड़े लेवल पे जब पढ़ोगे ना इनके बारे में तो ढकोसले हैं इनके सारे, दो चार वर्ड बोल के निकलने वाले। अच्छा, इनके ना राम मनोहर लोहिया के चार स्तंभ भी थे, केंद्र, क्षेत्र, जिला और ग्राम। बस इतना याद रखना, लास्ट में इतना लिख देना, केंद्र, क्षेत्र, जिला, ग्राम। ये राम मनोहर लोहिया का ये है, ठीक है, इसी का ये राम मनोहर लोहिया का ये, राम मनोहर लोहिया का है ये, तो इसको याद रखना। चार स्तंभ बताए उन्होंने ये।
दीनदयाल उपाध्याय, जन्म इनका 25 सितंबर, दिसंबर में क्रिसमस डे, एक दिन एक महीना पीछे कर देना आ जाएगा। यह भारतीय संघ के अध्यक्ष, भारतीय संघ जो है, भारत संघ है, 29 राज्यों का संघ है, इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ से जुड़े हुए थे। राष्ट्र स्वयंसेवी संघ होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गई, और राष्ट्र स्वयंसेवी संघ संगठन हो गए, जैसे पढ़ा था ना उस चैप्टर में अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले में, जो गैर संगठन होते हैं, जो मानव विकास के लिए काम करते हैं, मानवतावाद के लिए काम करते हैं ना, है ना, UNHRC पता नहीं क्या था, है ना, बहुत सारे थे स्वयंसेवी संगठन जो मानव के लिए काम करते हैं, मानव विकास के लिए काम करते हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, तो उनके स्वयं जुड़े हुए थे उनसे। सनातन तथा हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए थे। सनातन मतलब हिंदुत्व धर्म को महत्वपूर्ण देते थे, हिंदू धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे ये। इनके अनुसार विकास का केंद्र माना जाता है किसको? मनुष्य को, मानव को। इन्होंने बोला कि विकास का मतलब है मानव, और मानव शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मानव शक्ति जिस देश के पास होगी वो विकास करेगा। अरे भारत के अंदर है तो भाई पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कहाँ विकास कर रहा है? नहीं हो पा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, इनका कहना था, मान लेते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति तथा समाज में समन्वय होना चाहिए। भाई ये कह रहे हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, इनके बीच में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी एक गरिमयपूर्ण डिग्निटीपूर्ण एक अच्छा जीवन मिलेगा व्यक्ति को। शुरुआत से इसी को, जब एक व्यक्ति समाज से जुड़ जाएगा तो इन्होंने कह दिया एकात्मक मानववाद। जब ये जुड़ जाएगा इसे बढ़िया जीवन मिल जाएगा, और इसी को इन्होंने कह दिया एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद का मतलब क्या है? समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्ता। साउंड को फॉलो करना, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया है, या समझ नहीं आ रहा तो साउंड को फॉलो करना। एकात्मक मानववाद को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया: समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और सामाजिक स्वायत्ता। ये कह दिया इन्हें। प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रयोग, इन्होंने बोला अगर मानवतावाद को कायम रखना है, ये एकात्मक मानववाद को जिंदा रखना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो भाई प्रकृति प्रेमी बन जाओ, प्राकृतिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल करो। ठीक है। इन्होंने पूंजीवाद मार्क्सवादी, मैंने बोला ना इनके बस की कुछ नहीं है, पूंजीवाद समाजवादी। अरे पूंजीवाद समाजवादी देशों को देखो ना कितना आगे हैं, नहीं देखेंगे क्योंकि भाई अपना गाना गाना है इनको भी, हम भी अपना गाना गाते हैं, मतलब विरोधी यही है। तो इतना ध्यान रखना है। विचारधारा क्या बकवास कर रहे हैं, एकात्मक मानववाद कह रहे हैं, 3 पॉइंट ये हैं। विचारधारा हिंदुत्व को प्रभावित थे, राष्ट्र स्वयंसेवी संघ के अध्यक्ष थे, और भारतीय संघ के भी अध्यक्ष थे। जो भी है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी बकवास है, सब मिक्स कर दोगे एक दूसरे का, टीचरों खुद याद नहीं देते पढ़ने वाले। ठीक है, पूंजीवादी समाजवाद, बाकी आप नहीं करोगे ऐसा मुझे पता है, कर लेना थोड़ा सा लिख कर देख लेना। और जो ऐसे टॉपिक्स है ना जो मतलब कि माइंड में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे इनके बारे में थ्योरी में, इनको ना हफ्ते में एक बार, जैसे संडे होता है तो उस दिन रिवाइज कर लिया करो, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया करो, एक बार रीड आउट कर लिया करो बस। ये बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ मैं आपको कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार रीड आउट करना है, एक बार पढ़ना है। और एनसीईआरटी उन्हीं चैप्टर्स के लिए इस्तेमाल करो, या उन्हीं टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल करो जो प्रॉपर वही है। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी। अगर देखना ही है तो किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लो, मगर एनसीईआरटी इसमें मत छुओ। पॉलिटिकल में एनसीईआरटी मत छुओ, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स हैं पूरे तरीके से वो नहीं है जो एग्जाम में आ रहे हैं। हिस्ट्री उठाओ, एनसीईआरटी अगर करनी है मेरे कराने के बाद, यूट्यूब से अगर देखना चाहो तो वहाँ से देख लो, उसके बाद यूट्यूब से देखोगे तो वैसे बेस्ट है ना, यूट्यूब से भी देखना है, मेरा भी करना है, प्लस एनसीईआरटी। मुझे पता है ये एक, अगर एक दिन 5 घंटे कुछ नहीं होते, अगर एक चीज़ को ठीक से करोगे तो 5 घंटे चले जाते हैं। उस दिन मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मुझे पता है कि अगर ठीक से करो तो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ज़्यादा 5 घंटे कम पड़ जाते हैं, है ना, इतने में ही हो जाता है। 2 सब्जेक्ट भी अगर ठीक से एक चैप्टर कर लो तो हो जाता है 5 घंटा। चलो कोई बात नहीं, आप करोगे, मुझे पता है, यकीन है। यह भारत वर्गहीन जातिहीन, है ना, वही बात है भाई। अरे दीनदयाल उपाध्याय पंडित है भैया, समाज के वर्ग के नीचे तबकों के बारे में बात करेंगे तो वर्गहीन समाज, इसके अंदर कोई वर्ग ना। अरे भैया तुमने ही तो बनाया है वर्ग, वर्ण व्यवस्था का निर्माण, पंडित हो तुम। जातिहीन, ठीक है, ये सब बात करिए, समाज व्यवस्था ये सब परिकल्पना की है कि अच्छा समाज वहीं पर होगा जहां पर ना कोई जाति हो, ना कोई धर्म हो, और संघर्ष मुक्त हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तभी एक सामाजिक व्यवस्था का हो पाएगा, स्थापना हो पाएगा, ये इन्होंने कहा है। तो ये है इसका पंडित उपाध्याय। और अगर आपको इसमें अगर ठीक से ना समझ में आ रहा तो एकलव्य स्टडी पे सर्च कर लेना, मैंने भी वहीं से बनाया नोट से, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना कहीं सिलेबस में, मगर उसकी तरह बकवास नहीं, फालतू नहीं टेप रखा,
उसने पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है वो, मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने छाट कर लिख दिया है, ठीक है, जो एग्जाम में समझने लायक है, जो पॉइंट्स एग्जाम में लिखने लायक है। अब आ गया लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को 3 पार्ट्स में, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट। हमने जयप्रकाश नारायण कर लिया, राममनोहर लोहिया कर लिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर लिया, नेशनल इमरजेंसी हमने सपोर्ट से कर लिया है, डेमोक्रेटिक अपग्रेड से। ये है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, बिल्कुल ईजी है। आने वाला टॉपिक मुझे ये लग रहा है हल्का फुल्का आएगा तो ये आ सकता है, मगर क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं तो फायदा नहीं है। अब देखो हम इसको पहले यही खत्म कर देते हैं। 1950 से 1970 तक पहला, दूसरा ये लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, पहला अभ्युत्थान ये है, दूसरा अभ्युत्थान ये है, तीसरा ये है। बहुत इजी है, तीनों के तीनों इजी है, बकवास है, पहला याद करना है, दोनों तीनों तो कुछ नहीं है, पहले से आता है, ये पूरा क्वेश्चन ही पहले से आता है आपको। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्वेश्चन पहले से ही आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले से आता है तो आता है, बात खत्म, पहले से आता है आपको। 1950 दशक में क्या हुआ, पहली बार भारत के अंदर चुनाव हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, बस इतना पता है ना आपको, बात ही खत्म होगी, इतना पता है तो बात खत्म होगी। पहला चुनाव कब हुआ, 1952, है ना, हुआ ना, इतना पता है ना, बस बात खत्म। क्या अपनाया गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया था ना, चुनाव हुआ था ना, बात खत्म। चुनाव हुआ था, क्या हुआ, लोकतंत्र का निर्माण हुआ, पहला आम चुनाव हुआ, वयस्कों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक लोकतंत्र की तरह चलाने की कोशिश की, लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, लोकतंत्र के अनुसार राज्य को चलाने की बात की गई, बात खत्म, ठीक है। अब आ गई बात लोकतंत्र की और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब क्या बोले, पश्चिमी मीडिया आ गया, पश्चिमी देश आ गए, इन्होंने बोला लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये सिर्फ अमीर देशों में हो सकते हैं कायम, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या, अनपढ़, टेक्नोलॉजी नहीं है, विविधता, धार्मिक विविधता है, ऐसे देशों में लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना एक जुआ है, एक बेकार चीज है, इन्होंने बोला। मैंने ये बात पहले ही बता रखी है आपको कि पश्चिमी देश, बड़े देश ये मानते हैं कि लोकतंत्र पद्धति सिर्फ अमीर देशों में ही चल सकती है, बात खत्म। एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है, इसने बोल दिया कि हम नेहरू जी को उनकी असफलता जीते जी दिखाएंगे, कि नेहरू जी खुद देखेंगे अपनी आंखों के सामने। चुनाव में ना 64 या 66 में चले थे ना, 66 में, तो इन्होंने बोला कि मरने से पहले ही वो अपनी असफलता देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया लोगों को। अब लोग तो पता नहीं क्या करेंगे, ये गरीब देशों में नहीं चलता, भारत तो उस टाइम गरीब था ना, ऐसा कह करके दुनिया के इतिहास में मील का पत्थर साबित कर दिया। हिंदुस्तानी संपादक थे, रुको 1 मिनट पहले इस पॉइंट को भूल जाओ, हिंदुस्तानी संपादक, इन्होंने भी क्या किया कि ये तो एक जुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, एक जुआ, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, पहला लोकतंत्र अभ्युत्थान ये है, टॉपिक्स है, थोड़ा सा लिखना है। लोकतंत्र स्थापना, पहला आम चुनाव हुआ भारत के अंदर चुनाव के लिए, है ना, के अध्यक्ष से, वही पुराना पॉइंट ऑफ टॉपिक गाना है। और उसके बाद जो पश्चिमी मीडिया ने लोकतंत्र और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मजाक उड़ाया वो बताना है। फिर हमारे यहां चुनाव हुआ और चुनाव बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ, है ना, तो दुनिया में इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गया, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से चुनाव करवा दिया, पश्चिमी देशों को दिखा दिया कि लोकतंत्र गरीब देशों में भी चल सकता है, बात खत्म। पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, भारत ने सार्वभौमिक लोकतंत्र के आधार पर चुनाव करवाया और भारत में सही तरीके से वो कामयाब भी रहा, पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1980 का दशक। 1980 के दशक में क्या हुआ, 77 में कांग्रेस पार्टी पहली बार राजनीति से बाहर एक नई पार्टी का गठन, 18 महीने का आपातकाल लगाया, 25 जून 1975, 77 तक आपातकाल चला। 77 के बाद 18 महीनों की सरकार भी थी जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार कितनी थी, 18 महीनों की, यानी कि 69 तक, यानी कि 1980 का दशक आ गया। 1980 के दशक में पहली बार दूसरी पार्टी कांग्रेस नहीं आई चुनाव के अंदर, कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस को हार मिली। भारत की सबसे पुरानी पार्टी का सीटें ना ले पाना बहुत बड़ी बात थी, है ना, एक दल का प्रभुत्व पड़ा, अब नहीं मिली उसको सीटें। दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, विपक्षी दलों की भूमिका बढ़ती गई, 2 पॉइंट, पुरानी पार्टी हार गई, 30, है ना, और फिर विपक्षी दल को सामने आने का मौका मिला, है ना, यह है तीसरा पॉइंट। ओबीसी, ओबीसी, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज के अंदर वो वर्ग जो कमजोर तो नहीं है मगर थोड़े हैं और थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन से वीक भी हैं, ठीक है, ये ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये वो लोग हैं, मतलब ऐसे होते हैं ना, कुछ जातियां होती है कम कम होती है, लोग कम होते हैं उनके, तो समाज के अंदर उनकी कुछ ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, तो उसी को कहते हैं ओबीसी, है ना। मंडल मुद्दा, इनके लिए 1979 में एक मंडल मुद्दा एक कमीशन लाया, जिसमें जनता पार्टी लाई थी इसको, ठीक है, गरीबों के लिए मांग की गई,
गरीबों की मांग की गई, गरीबों के लिए आरक्षण की मांग की, 27% आरक्षण दिया गया था। मंडल मुद्दे के दौरान ही ओबीसी को यह दिया गया था। मंडल मुद्दा 11th 73वां मंडल मुद्दा 73 74 संशोधन वाले चैप्टर में, उसमें सिफारिशें भी लिखी पड़ी है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था शायद उसके अंदर, शायद वही मंडल मुद्दा है। बाकी हम बात करेंगे इसकी यहां पर भी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या लिखना है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी भैया खत्म, जनता पार्टी का वागबंद। दूसरा पॉइंट विपक्षी दल की बढ़ती सहभागिता। तीसरा पॉइंट ओबीसी का एंटर हो गया, ओबीसी आ गए अंदर पार्टी। तीसरा पॉइंट ओबीसी को भाई आना स्टार्ट हो गया, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को, है ना। तीसरा लोकतंत्र के अंदर नए चेंजेस, यही तो है नए चेंजेस। कांग्रेस हारी, विपक्षी दल आए, ओबीसी को आरक्षण मिला। इसकी सिफारिशें किसके बेस पे मिला? मंडल मुद्दा कमीशन 1979 कौन लाया? जनता पार्टी लाई। क्या सिफारिशें थी इसकी? ओबीसी को पहली सिफारिश, ओबीसी जो जनसंख्या कितनी है 22.5 है भारत के अंदर, आरक्षण दिया जाए 27%। शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है, शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इनको कोटा भी दिया जाए शिक्षा के अंदर, मिलता है ना ओबीसी को, पैसे वगैरह मिलते हैं स्कूल में। कम दरों पर इनको ऋण दिया जाए, पैसा कम, ब्याज उधार कम में दिया जाए। इनमें सुधार के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाए, या फिर मतलब जो भी ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाए, पैसे वगैरह दिया जाए, छूट वगैरह दी जाए, जो भी है। साथ के साथ इस मंडल मुद्दा के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद। मंडल मुद्दा के अध्यक्ष कौन थी? बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मुद्दे की अध्यक्ष थी। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता पार्टी का आवागमन हुआ, मंडल मुद्दा, इतना बात करना है। चौथा पॉइंट सिफारिशें लिखनी है इसकी, ये टॉपिक खत्म। अब तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान क्या है? 1990 एलपीजी मॉडल। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया, वैश्वीकरण का पूरा चैप्टर है ये, जितना मन करे उठाकर लिख देना, है ना। एलपीजी मॉडल 1990 में क्या हुआ था, 1991 में, 90 में क्या हुआ था? भारत ने संरक्षणवाद, है ना, बेस लिखना है तो संरक्षणवाद पहले चल रहा था ना, संरक्षणवाद 1990 से पहले, क्योंकि ब्रिटिश से कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत के सारे राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया और भारत को गुलाम बना लिया। 200 सालों तक भारत के ऊपर शासन किया। उसके बाद जाकर हम आजाद हुए और फिर हमने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। संरक्षणवाद यानी भारत किसी विदेशी कंपनी को भारत के अंदर आने नहीं देगा। एलपीजी मॉडल अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी लिबरल, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन तीनों को अपनाया और भारत को आगे बढ़ाने की बात करी। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, जीडीपी भारत की 5.5 से बढ़कर 7.5। वैश्वीकरण वाला पूरा चैप्टर पूरा का पूरा लिखे, जितने पॉइंट मन करे उसके हिसाब से। भारत को ये फायदा मिला, भारत के अंदर भारत ने वैश्वीकरण सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ गया, विदेशी चीजों का आवागमन हो गया, ये हुआ, भारत की जीडीपी दर बढ़ गई। पूरा भारत और वैश्वीकरण वाला जो टॉपिक है वो 1990 लोकतंत्र का तीसरा अभ्युत्थान, एलपीजी मॉडल, वैश्वीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण वो तो सिर्फ वैश्वीकरण हो जाएगा, हाँ वो तो सिर्फ क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। अब पूरा तो वैश्वीकरण नहीं लिख सकते, अगर बड़े पॉइंट में आएगा तो निजीकरण भी लिखोगे। भारत ने क्या करा? अपनी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया, क्योंकि सरकारी कंपनी के कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बात खत्म, है ना। दिख रहा है हमें इसका परिणाम, आज भी दिख रहा है। सिविल डिफेंस, है ना, नई, है ना, पहले सरकारी पुलिस होती थी, अभी क्या है, सिर्फ प्राइवेट ठेके पे दे दिया इनको। रेलवे प्राइवेट करने की बात हो रही है। उदारीकरण का मतलब क्या है? लिबरल हो जाना, उदार हो जाना। फैक्ट्रियों को टैक्स कम लगाना, टैक्स कम लगने से क्या होगा? फैक्ट्री और प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। अब टैक्स 10 रुपए टैक्स पड़ता था, 100 रुपए का प्रोडक्शन करती थी एक फैक्ट्री, 10 रुपए मिल गया, टैक्स कम हो गया तो 5 रुपए टैक्स हो गया, तो 5 रुपए और मिल गया। अब वो क्या करेगी? 105 रुपए का प्रोडक्शन करेगी, तो टैक्स कम कर दिया। उदारीकरण के बेस पे क्या कर दिया? टैक्स कम कर दिया। टैक्स कम करने से क्या हुआ? फैक्ट्रियों को प्रमोट मिला और वो आगे बढ़ने के लिए जल्दी से प्रोडक्शन करने लग गई, अपना फायदा मिला। तीनों पॉइंट कुछ नहीं है, बकवास था, सब पहले करा हुआ है ना, ठीक।